Now next chapter, second chapter of our text, that is nothing but mechanical properties of fluids. अब अपने को मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीन नाम आए हैं, तो मैटर की तीन स्टेट्स कहा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट्स कहा जाता है। इनमें से जो मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका खुद का शेप होता है, सॉलिड हैज इट्स ओन शेप। लेकिन लिक्विड और गैस के बारे में क्या? तो लिक्विड और गैस जिस कंटेनर में रखे हमने, तो उस कंटेनर का शेप उसको मिल जाता है, लिक्विड और गैस को। और अगर वो कंटेनर के बाहर हम निकालना चाहे, फॉर एग्जांपल बकेट में पानी है, उसको हम बाहर निकालना चाहें, तो फिर अगर मान लीजिए फ्लोरिंग के ऊपर डाल दिए तो वो क्या होने लगेगा, जाने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। कहा? तो जिस डायरेक्शन में स्लोप है, तो और वो क्यों जाने लगता है? तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ, यानी लिक्विड और गैस के बारे में ऐसा कहा जाएगा कि जब भी उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो जाने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होने लगता है उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है फ्लूइड, दैट इज व्हाट चैप्टर फ्लूइड। तो फ्लूइड्स का मतलब होता है फ्लो होना। फ्लूइड्स का मतलब ही ये होता है द सब्सटेंस विच फ्लोज, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड में कौन कौन आएंगे? लिक्विड और गैस। फिर इनके एग्जांपल्स देखो, फ्लूइड्स के एग्जांपल, लिक्विड को भी और गैस को भी कहा जाएगा। तो एग्जांपल्स अगर कहा जाए, तो कुछ एग्जांपल्स लिक्विड के दो और कुछ एग्जांपल्स गैस के दो। वाटर, ऑयल, फ्लूइड। फिर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, दैट इज अगेन गैस। तो फिर इनको कहा जाएगा फ्लूइड। अब एक्चुअली इस चैप्टर में फ्लूइड बोलने के बाद सॉलिड और लिक्विड और गैस तो बराबर है, लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जब भी फ्लूइड कहा जाता है कॉमन, तो उस वक्त वो लिक्विड ही मानना है, ध्यान रखो। और वैसे भी जनरल टर्मिनोलॉजी होती है। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो होने वाला, तो फ्लो होने वाला अपन लिक्विड और गैस दोनों लेने के बावजूद भी फ्लूइड मतलब लिक्विड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब फ्लूइड की और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तुमको मालूम है 11th स्टैंडर्ड में इलास्टिसिटी ये चैप्टर देखे। इलास्टिसिटी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स देखे। वन, यंग्स मॉडुलस, अनदर बल्क मॉडुलस, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। Young's modulus given by y, k and eta। ये इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स है। कॉमनली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलने के बाद ई के तीन टाइप्स है। ये ई वाज गिवन बाय स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला का फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और स्ट्रेन यानी चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेस के लिए फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन बोलने के बाद चेंज इन डायमेंशन, तो फिर ये दिस वाज रिलेटेड विद द चेंज इन लेंथ, ये लेंथ से रिलेटेड था। ये डायमेंशन यानी चेंज इन वॉल्यूम, और ये डायमेंशन यानी चेंज इन शेप।
तो कौन सा डायमेंशन ले रहे हैं हम, लेंथ ले रहे, वॉल्यूम ले रहे या शेप ले रहे, उसके अनुसार यह स्ट्रेन आया करता था। लेकिन स्ट्रेन इसके बारे में अब मैं अगर मान लीजिए शियर मॉड्यूलस की बात, अच्छा चलो अगर यंग्स मॉड्यूलस बोलना है तो ई की जगह पे क्या आएगा, वाई। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ये जनरल फॉर्मूला हुआ, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस के लिए फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और स्ट्रेन तो डिपेंडिंग अपॉन द विच वन डायमेंशन यू आर टेकिंग, कौन सा डायमेंशन ले रहे, लेंथ ले रहे, वॉल्यूम ले रहे या शेप ले रहे, उसके अनुसार, ठीक है। और ये ई के तो लेंथ अगर लेते हो तो ई की जगह पर y आएगा, और स्ट्रेस को कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेन को कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सिमिलरली के लेते हो तो ई की जगह पे वॉल्यूम लेते हो, यानी चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अगर वॉल्यूम लिया गया, चेंज होने वाला डायमेंशन, तो ई की जगह पर क्या आएगा, और उसको कहा जाएगा बल्क मॉडुलस। तो स्ट्रेस को कहा जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस, और स्ट्रेन को कहा जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। सिमिलरली शेप अगर डायमेंशन लेते हो तो ई की जगह पे ईटा आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाएगा। ये तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। हम बात करते हैं केवल अभी शेयरिंग स्ट्रेन की, मतलब शेयर मॉडुलस, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऐसा भी कहा जाता था। तो उसके लिए फोर्स डिवाइड बाय एरिया। चलो इलास्टिसिटी में जो फोर्स होता है, ये फोर्स यानी क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स। हम बार बार बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, लेकिन वास्तव में ये फोर्स यानी अप्लाइड नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ध्यान रखो। इट इज नॉट अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में क्या फर्क है, तो अप्लाइड फोर्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, इसको मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये अप्लाइड फोर्स होगा। फिर ये अंदर से क्या कर रहा हूं, उसके ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर क्या निर्माण कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इतना अप्लाई करने के बाद यहां अगर रुक गया तो क्या होगा, रुक गया है यहां, तो क्या होगा कि जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया उतना ही इधर से रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण हुआ। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। इसलिए हम स्ट्रेस निकालते वक्त ये जो एफ मानते हैं वो अप्लाइड फोर्स लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ये। इसीलिए अप्लाइड फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कैलकुलेशन पर्पज के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए एफ यानी क्या लेते हैं, अप्लाइड फोर्स लेते हैं। वास्तव में वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब फ्लूइड में, यानी ये एग्जांपल लो, ये जैसे मान लीजिए लिक्विड का ब्लॉक है, इमेजिन करो, इसको अगर मान लीजिए मैं फोर्स अप्लाई कर दूं ऐसा, तो ये नॉर्मल फोर्स हुआ, नॉर्मल की डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स अप्लाई, तो जिसके कारण वॉल्यूम चेंज होगा और इसको बल्क मॉडुलस रहेगा, लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा फोर्स अप्लाई कर लेता हूं, तो ये जो सरफेस है, ये जो लेयर है, तो ये लेयर रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण नहीं करेगा, और ये रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण नहीं करने के कारण फोर्स डिवाइड बाय एरिया यानी शेयरिंग स्ट्रेस जीरो आएगा। अब शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होता है तो फिर शेयर मॉडुलस, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए फ्लूइड्स हैव ईटा, ईटा की वैल्यू क्या होगी फ्लूइड्स के लिए, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उसके लिए क्या बताया मैंने कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण नहीं होता, और रिस्टोरिंग फोर्स निर्माण न होने के कारण ये शेयरिंग स्ट्रेस की बात करता हूं मैं, शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होगा, फोर्स जीरो है, अप्लाइड फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा तो वापस इधर ढकेलने वाला फोर्स निर्माण नहीं होता हुआ, तो वो फोर्स जीरो होने के कारण शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होगा, और स्ट्रेस जीरो हुआ तो फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉडुलस, शेप से रिलेटेड रहने वाला, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए फ्लूइड्स हैव n इक्वल टू जीरो,
और नेग्लिजिबल। यानी जीरो रहेगा या फिर नेग्लिजिबल रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा। तो इन बातों से अब फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या बनी। फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलोगे, पहले बोले अपन ने कि दे अक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसका मतलब दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर लेते, they have the ability to take the shape of container। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर उसको अगर बाहर निकाले तो वो क्या होने लगता है, फ्लो। तो दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो होने लगते हैं। थर्ड, अपोजिंग फोर्स निर्माण नहीं करते, मीन्स जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, डिफॉर्म करते हैं हम, तो अपोजिंग फोर्स नहीं अप्लाई करते, तो डिफॉर्मेशन क्या हो गया, परमानेंट, मीन्स दे डोंट अपोज फॉर द डिफॉर्मेशन, नो अपोजिशन टू डिफॉर्मेशन। ये तीन मेन प्रॉपर्टीज फ्लूइड्स की कहा जाएगा। अब नेक्स्ट, अब पर्टिकुलरली फ्लूइड का मतलब हमको दोनों है, लिक्विड और गैस, लेकिन फिर भी लिक्विड को ही इस चैप्टर में हमको फ्लूइड अज्यूम करना है। जब भी फ्लूइड की बात आएगी तो लिक्विड की बात करनी है। अब फ्लूइड अगर मान लीजिए इस एक आध कंटेनर में है तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में होते हुए भी वो फिर जिस कंटेनर के अंदर है वो कंटेनर के बॉटम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, और इतना नहीं तो वो कंटेनर की वॉल के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करेगा। तो रेस्ट में है वो फ्लूइड एट रेस्ट। What does it do while being at rest? रेस्ट में होते हुए क्या करता है, so it exerts the pressure on the walls of the container as well as bottom, मतलब on the surface of the container। तो सरफेस कौन सा, तो जिसके कांटेक्ट में वो लिक्विड है वो सरफेस, so it will be bottom as well as the side walls in this way, so it will exert the pressure। अब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें फ्लूइड की बात की जाएगी, फ्लूइड की स्टडी की जाएगी, और वो रेस्ट में होते हुए, तो दैट प्रॉपर्टी, दैट ब्रांच इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। What do you mean by hydrostatics? A branch of physics that deals with the study of liquid, that is fluid at rest। यानी फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, फ्लूइड कंटेनर में रहेगा, उस वक्त उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या फिनोमेनन एग्जिबिट करता है, वो ये स्टडी करना, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब फ्लूइड अगर मान लीजिए अपन ने छोड़ दिए तो फ्लो होने लगेगा, फ्लूइड इन मोशन कहा जाएगा। और फ्लूइड मोशन में आने के लिए वजह क्या होगी, तो फ्लूइड के ऊपर फोर्स रहेगा, इसलिए प्रेशर का डिफरेंस यानी प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण या प्रेशर डिफरेंस के कारण, हम देखेंगे प्रेशर डिफरेंस के कारण कैसे लिक्विड फ्लो होने लगता है, फोर्स के कारण हो सकता है, ये तो इजीली समझ सकते हैं। जब भी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए बकेट में पानी है और उसको अपन ने डाल दिए तो वो क्या होने लगेगा, जाने लगेगा, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स के कारण फ्लूइड फ्लो होने लगता है, ये भले बात जानते हैं।
लेकिन प्रेशर डिफरेंस है तो भी फ्लूइड फ्लो होने लगता है। ये बात अपने को इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगी। तो फ्लूइड विल फ्लो ड्यू टू द फोर्स एज वेल एज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और जब फ्लूइड मोशन में होते हुए जब उसकी स्टडी करेंगे हम, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या फिनोमेनन करता है वो, ये जब स्टडी करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स इन द सेंस डायनामिक पर्सनैलिटी, मूव होने वाली पर्सनैलिटी, और स्टैटिक यानी रुकी हुई, हाइड्रो यानी फ्लूइड। तो हाइड्रोस्टैटिक्स यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, एंड हाइड्रोडायनामिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड और दैट फ्लूइड एट इन मोशन, so that will be called हाइड्रोडायनामिक्स। चलो, अब फ्लूइड चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, प्रेशर तो निर्माण करता ही है। और इसी के कारण फ्लूइड रेस्ट में है तो भी प्रेशर निर्माण होता है, और मोशन में है तो भी प्रेशर निर्माण करता है वो। और इसी वजह से वो सेवरल प्रॉपर्टीज फ्लूइड को होती है, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसका इंपॉर्टेंस नेचर में काफी ज्यादा है, तो ऐसी दो प्रॉपर्टीज अपने को इस चैप्टर में देखनी है। तो दोज आर टू प्रॉपर्टीज, नंबर 1 दैट इज सरफेस टेंशन एंड अनदर विस्कोसिटी। ये दो प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसकी जरा स्टडी करने के लिए हमको तकलीफ होती है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है वो लिक्विड। इसलिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज या कुछ, अगर हम फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसकी स्टडी करना जरा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसका मतलब हाइड्रोडायनामिक्स में फ्लूइड के मोशन की स्टडी करनी होती है, तो उस वक्त वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे हालत में कुछ केसेस यानी कुछ आइडियल बातें अपने को सोचनी पड़ेगी, यानी वो फ्लूइड आइडियल है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, तो तब थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आइडियल फ्लूइड मतलब कौन सा, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, वो प्रॉपर्टीज वो पजेस करता है ऐसा अज्यूम किया जाएगा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड? वो फ्लूइड जो है, फ्लो जो हो रहा है, तो उसको हमको आइडियल अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज वो अचीव करता है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वो इनकॉम्प्रेसिबल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की, इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल इन द सेंस कि जिसको हमने फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। कॉम्प्रेस फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉम्प्रेस होगा, बाद में निकाल दिए तो वो रीगेन करेगा, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल है ऐसा कहा जाएगा। सेकंड, वो उसकी जो विस्कोसिटी, उसको विस्कोसिटी नहीं रहेगी, नॉन विस्कस लिक्विड है ऐसा अज्यूम करेंगे, नॉन विस्कस।
नॉन विस्कस इन द सेंस जिसको विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है इसके डिटेल तो अपने को अभी आगे के पार्ट में देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसके पहले टाइम बीइंग ये बताता हूं कि जैसे मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा और वो लिक्विड लेयर्स में बना हुआ है, जैसे नदी में पानी बह रहा है तो अपर लेयर, उसके बाद नीचे लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर एंड सो ऑन। तो ऊपर वाला लेयर जाते वक्त उसके नीचे वाला लेयर उसको कोई अपोज नहीं करता, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। नॉन विस्कस है ऐसा अज्यूम करेंगे। अगर फोर्स अप्लाई करता है, अपोज करता है, तो देन इट इज विस्कस लिक्विड ऐसा कहा जाएगा। तो हमको यह अज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज नॉन विस्कस लिक्विड। थर्ड, लिक्विड फ्लो होते वक्त रोटेशनल मोशन कोई परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अपने को मालूम है कि पानी में कभी कभी भंवरा निर्माण होता है, एडी टाइप, एडी निर्माण होती है, दो चार कॉल्ड एडी, भंवरा निर्माण होता है। तो ऐसा भंवरा निर्माण नहीं होगा, सीधा सीधा पानी फ्लो होने लगेगा, यह अपने को अज्यूम करना है। दैट इज नॉन रोटेशनल, इरोटेशनल। कोई टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा, इरेगुलर फ्लो नहीं होगा, इरोटेशनल रहेगा फ्लो। और लास्ट, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी स्टेडी फ्लो रहेगा। सो वी विल, यानी हाइड्रोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? लिक्विड इन मोशन, उसकी स्टडी करेंगे। तो लिक्विड इन मोशन होते वक्त क्या प्रॉपर्टी उसकी, यानी मोशन की स्टडी करना जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम कुछ आइडियल केसेस, आइडियल बातें अज्यूम करेंगे और आइडियल फ्लूइड है ऐसा अज्यूम करेंगे, ताकि फिर अपने को उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और जिसके लिए आइडियल फ्लूइड को इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब इनकॉम्प्रेसिबल है वो लिक्विड, कॉम्प्रेस नहीं होगा, वो नॉन विस्कस होगा, इरोटेशनल, जाते वक्त कोई भंवरा वगैरह तैयार नहीं होगा उसमें, स्टेडी फ्लो यानी कांस्टेंट स्पीड से चला जाएगा वो, इस तरह से ये अज्यूम करेंगे। तो ये सारी बातें अपने को अप्लाई होंगी व्हेनेवर वी विल सी द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, सबसे पहले अपने को फ्लूइड एट रेस्ट ये देखना है। चलो, लेकिन एक बात ऐसी हो गई, चाहे फ्लूइड मोशन में हो या रेस्ट में हो, प्रेशर तो अप्लाई करता ही है, और इसी प्रेशर की वजह से उसको कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और जो प्रॉपर्टीज फिर जो फिनोमेनन हमको नेचर में देखने को मिलती है। तो ऐसी कितनी तो भी फिनोमेनन है फ्लूइड की, फ्लूइड के कारण यानी प्रेशर के कारण फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, फिनोमेनन है, ऐसी कितनी तो भी फिनोमेनन है, जिनमें से दो मेजर फिनोमेनन अपने को इस चैप्टर में देखनी है। नंबर 1 सरफेस टेंशन, एंड नंबर 2 विस्कोसिटी। ये दो मेन फिनोमेनन अपने को देखनी है। इसमें से सबसे पहले अपने को देखना है सरफेस टेंशन। ये अब ये क्या बात है, क्या फिनोमेनन है, ये देखने के लिए अपने को मॉलिक्यूलर थ्योरी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर थ्योरी इन द सेंस, एक्चुअली फ्लूइड की कोई भी फिनोमेनन स्टडी करनी है अपने को, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी अपने को मालूम होना चाहिए। यानी उसकी स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर स्टडी की जाती है। इसलिए पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी और उस थ्योरी की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले अपने को देखना है, यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंडरस्टूड है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
नाम से ही पता चल जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने वाला फोर्स लिक्विड के। एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब वो दो मॉलिक्यूल सॉलिड के हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के भी हो सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? सॉलिड में। और सबसे कम कहाँ रहेगा? गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन द सेंस force of attraction between two molecules, that is called intermolecular force. अब ये how it is related with the distance. डिस्टेंस अगर बढ़ते गया तो फोर्स नेचुरली कम होते जाएगा, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं होता। यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, those are inversely proportional to the square of distance, मालूम है? तो उसी तरह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहने वाला फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं होता, बल्कि स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का पावर 2, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सो ऑन, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 8th पावर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 8th पावर r to the power 8, r to the power 2 नहीं, r to the power 8। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? सॉलिड में, और सबसे कम कहाँ रहेगा? गैस में। लेकिन अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दो टाइप्स, कोहेसिव फोर्स, टू टाइप्स। नंबर 1, कोहेसिव फोर्स। और फोर्स ऑफ कोहेजन। कोहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे? दोनों मॉलिक्यूल्स अगर सेम सब्सटेंस के हैं तो, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के होना चाहिए, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। हाउ विल यू डिफाइन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between two molecules of the same substance? कोहेसिव, सेम सब्सटेंस के दोनों मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। सेकंड, तो कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल देना है, कहा होगा? जैसे लिक्विड का ड्रॉप बनता है, तो जो ड्रॉप अपने को दिखता है, उस ड्रॉप के अंदर लिक्विड के, उसी लिक्विड के मिलियंस ऑफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। छोटे छोटे ड्रॉप यानी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और उनमें से एक ड्रॉपलेट में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट की तरफ आता है, तो एक ड्रॉपलेट के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर दूसरे ड्रॉपलेट में रहने वाले मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स निर्माण करते हैं। तो ये फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण वो दोनों ड्रॉपलेट चिपक जाते हैं। ऐसे करते करते ड्रॉपलेट चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड ड्रॉप। तो इसलिए लिक्विड ड्रॉप, किसी भी लिक्विड का जो ड्रॉप बनता है, तो इट इज ड्यू टू व्हाट? द ड्रॉपलेट्स, मींस कोहेजन बिटवीन द ड्रॉपलेट्स, दैट इज द कोहेसिव फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द ड्रॉपलेट्स। दूसरा, एडहेसिव फोर्स। Another force, adhesive force, in the sense two molecules of different substance. This is whatever I have written in this on this board. You can see the letters. अब ये लिखते वक्त ये जो सरफेस है
ये वुड का है, जो भी ये वुड का है तो इसके मॉलिक्यूल्स अलग है। और जिस पेन के जरिए से मैं लिख रहा हूं तो वो पेन की इंक, वो इंक के मॉलिक्यूल्स अलग मटेरियल के हैं और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स यानी अलग मटेरियल के। तो दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस के हैं। लेकिन जब भी मैं यहां लिखना चाहता हूं तो क्या होता है कि यहां टच करने के बाद इस वुड के इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स इंक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये वुड का सरफेस और ये इंक दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस के हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट विल बी कॉल्ड एडहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडेजन। तो फिर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? यहां जो अपन एग्जांपल दे रहे हैं कोहेसिव फोर्स के, तो कोहेसिव फोर्स के एग्जांपल क्या होंगे कि लिक्विड ड्रॉप इज मेड ड्यू टू द व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स कोएलिस ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एडहेसिव फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे? अभी एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, व्हाटएवर इट इज रिटन ऑन द बोर्ड दैट लेटर्स कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी ग्लास में अपन ने पानी लिए, पी लिए, लेकिन फिर भी वो ग्लास अंदर से गीला रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखा? अट्रैक्ट करके रखा। तो उनके बीच में कौन सा फोर्स है? एडेजन फोर्स है या फोर्स ऑफ एडेजन है, ऐसा कहा जाएगा। तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड, लिक्विड वेट्स सॉलिड ड्यू टू एडेजन। तो ये हुआ एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकंड, मॉलिक्यूलर रेंज। अब मॉलिक्यूलर रेंज वर्ड मालूम है? पिस्तौल लेते, फायर किए बुलेट, गन, उससे बुलेट फायर किए तो वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच सकती है दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, अभी इन दिनों में तो अपने को मालूम है मोबाइल की रेंज, जहां तक वो रेंज मतलब जहां तक पहुंच सकती है उस टावर से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज। यानी रेंज यानी क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक पहुंच सकती है। तो फिर मॉलिक्यूलर रेंज यानी क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल लेते, वो मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस लो जहां तक जितने डिस्टेंस के अंदर अगर दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल आया तो फिर क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। यानी वहां तक कोहेसिव फोर्स रहे, वहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। उस डिस्टेंस के बाद अगर डिस्टेंस लेते तो मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूलर रेंज यानी क्या रहेगा? इट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल up to which the molecular force is effective। जहां तक molecular force effective है वो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, सो दैट विल बी। और वो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। यू नो दिस, इट इज 10⁻⁹ मीटर। सी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 10⁻⁹ मीटर, दैट्स कॉल्ड नैनोमीटर। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल लिए उससे डिस्टेंस अगर 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा डिस्टेंस लिए, 10⁻⁸ किए तो वो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, -9। तो 10⁻⁸ किए तो वो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो तब ये मॉलिक्यूल दूसरे किसी मॉलिक्यूल को उतने डिस्टेंस पर अगर है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेंज? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। थर्ड,
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस वर्ड से तो पता ही चलता है अपने को, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, स्फीयर यानी गोल, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल अज्यूम करो और उसके अराउंड एक स्फीयर इमेजिन करो। जैसे फॉर एग्जांपल बेहतरीन है कि एक स्फीयर के सेंटर पर मॉलिक्यूल इमेजिन करो। ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अराउंड ये स्फीयर इमेजिन करो ये, लेकिन वो स्फीयर, वो मॉलिक्यूल कहां रहेगा? एट द सेंटर, सेंटर पर मॉलिक्यूल। और स्फीयर की रेडियस क्या रहेगी? रेडियस विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज जितना होता है 10⁻⁹ मीटर, उतनी रेडियस, और मॉलिक्यूल कहां रहेगा? सेंटर पर। तो ऐसे हालत में उस इमेजिनरी स्फीयर को बोलेंगे अपन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये मॉलिक्यूल अपना इन्फ्लुएंस कहां तक फैला सकता है, कितने डिस्टेंस तक फैलाएगा, वो कहां तक उसका प्रभाव रहेगा? तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टेंस तक? 10⁻⁹ मीटर तक। तो फिर वो पूरा डिस्टेंस को लेकर ऐसा स्फीयर इमेजिन करो, तो दैट विल बी कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नहीं करे अपने मोहल्ले का कुत्ता, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो बड़े मुश्किल से मोहल्ला, अपना मोहल्ला, नहीं क्या? तो इसी तरह से इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना रहता है? उसकी रेडियस क्या रहती है? 10⁻⁹ मीटर। अब ये अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो ये मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, और फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। 4